नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। पॉलिटिकल पावर सेंटर में आपका स्वागत है। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर के दो न्यूज मेकर हैं, एक आदित्य ठाकरे और दूसरे हैं मिलिंद देवड़ा। दोनों एक दूसरे से जुड़े इसीलिए हैं क्योंकि वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे की घेराबंदी के लिए शिंदे की शिवसेना ने अपने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतारा है। वर्ली मुंबई की हाई प्रोफाइल सीट है। परसों उद्धव ने शिंदे के खिलाफ उनके गुरु भाई को उतारा, तो आज बदले की कार्रवाई की तरह शिंदे ने अपने तुरुप के इक्के यानी मिलिंद देवड़ा को आदित्य के खिलाफ उतारने का फैसला कर लिया है। आदित्य ठाकरे इस सीट से दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार 2019 में बीजेपी के सहयोग से आदित्य ठाकरे विधायक चुने गए थे। पिछले चुनाव में आदित्य ठाकरे को 65,000 से अधिक वोट मिले थे। आदित्य इस बार भी वर्ली से जीत का दावा कर रहे हैं और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। जुमले चलते नहीं है। महाविकास आघाड़ी कितने पे रहेगी सर? ज्यादा से ज्यादा और सीट सरकार भी बनाएगी। वर्ली सहित महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। देखिए, पहले जरा चुनावी चश्मे से ठाकरे खानदान की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, लेकिन कभी वो चुनाव नहीं लड़े। उद्धव ठाकरे 12 साल से पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने कभी चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। मुख्यमंत्री भी बने तो विधान परिषद के जरिए वो सदन पहुंचे। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई यानी राज ठाकरे करीब 19 सालों से अपनी अलग पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी चुनाव नहीं लड़ा। इस बार राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को माहिम से चुनाव मैदान में उतारा है। चुनावी राजनीति में न तो ठाकरे परिवार की पहली पीढ़ी ने कदम रखा और न ही दूसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में आदित्य पहले शख्स हैं और अमित दूसरे। और अब आदित्य को सदन में पहुंचने से रोकने के लिए विरोधियों ने बड़ा सियासी पासा फेंक दिया है। वैसे तो आदित्य ठाकरे के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन जिन दर्शकों को इनकी सियासत के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, उन्हें इनका प्रोफाइल जानना चाहिए। 2010 से राजनीति में सक्रिय हुए, युवा सेना के अध्यक्ष बनकर राजनीति में इन्होंने एंट्री ली। 2019 में वर्ली से पहली बार विधायक बने थे। ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले पहले नेता हैं आदित्य। पिता उद्धव सीएम बने तो आदित्य को मंत्री बनाया गया। उच्च शिक्षा, वन और साथ ही पर्यटन विभाग के मंत्री रहे हैं और मंत्री रहते हुए कई बार विवादों में भी घिर गए। मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं आदित्य ठाकरे। अब मिलिंद देवड़ा देखिए कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा होती है कि आदित्य की वजह से ही मिलिंद ने कांग्रेस छोड़कर शिंदे की सेना का दामन थामा था। इसी साल जनवरी महीने में मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। मिलिंद देवड़ा को बाद में शिवसेना ने राज्यसभा भेजा और अब वर्ली के मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि मुकाबला कड़ा होगा। शाम 4:15 बजे मिलिंद देवड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और चुनाव लड़ने की पुष्टि कर दी। मिलिंद देवड़ा 2 बार दक्षिण मुंबई सीट से कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। जिस वर्ली सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो क्षेत्र भी दक्षिण मुंबई लोकसभा का ही हिस्सा है। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, मुंबई की जो वर्ली सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, उसका पुराना नतीजा क्या कहता है, अब ये भी जरा देख लीजिए। देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तब बीजेपी और उद्धव साथ साथ थे। तब आदित्य ठाकरे को 89,248 वोट हासिल हुए थे। एनसीपी के सुरेश माने जो कि दूसरे नंबर पर थे और उन्हें 21,821 वोट मिले थे। आदित्य ठाकरे चुनाव को 67,427 वोटों से उस वक्त जीते थे और फिर विधानसभा पहुंचे थे। तब शिवसेना का भी बंटवारा नहीं हुआ था। इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई है, इसीलिए मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। और देखिए, महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया और इस मौके पर नागपुर में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। नागपुर के दंगल में देवेंद्र फडणवीस का शक्ति प्रदर्शन। रोड शो के जरिए महाराष्ट्र बीजेपी के चेहरे फडणवीस ने अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी के झंडे से पूरा इलाका पटा पड़ा था। रोड शो के दौरान रथ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस लगातार 3 बार से चुने जा रहे हैं और इस बार उनकी निगाहें जीत का चौका लगाने पर है। 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, 6वीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा।
नामांकन के लिए देवेंद्र फडणवीस जब सुबह घर से निकले तो विजय तिलक किया गया। फडणवीस इसके बाद नितिन गडकरी के घर गए। यहाँ भी फडणवीस की आरती उतारी जाती है। फडणवीस गडकरी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। फडणवीस का मुकाबला कांग्रेस के प्रफुल्ल गुड्डे से है, जो कि नागपुर नगर निगम के पार्षद हैं। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों ही गठबंधन में अभी सीट को लेकर फैसला तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों गठबंधन में विधानसभा की 288 सीट के बंटवारे पर आखिरी सहमति नहीं बन पाई है। महाविकास अघाड़ी में उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बन चुकी है, लेकिन 33 सीटों पर आखिरी सहमति नहीं बनी है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में नए फॉर्मूले पर बात की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 103 सीट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 94 सीट, शरद पवार की एनसीपी को 85 सीट, बाकी 6 सीट अन्य सहयोगियों को दी जा सकती है। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। इधर महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी 189 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन बाकी 99 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी में 5 सीटों की मांग की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने जानकारी दी है। शरद पवार से मुलाकात उन्होंने की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 5 सीट नहीं मिली तो 25 पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे 25 उम्मीदवार पूरी तरीके से तैयार हैं। अबू आजमी का ये बड़ा बयान सीटों को लेकर, यानी आप समझ सकते हैं इस बयान के मायने। इंडिया गठबंधन में टूट के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये संभव है कि आगे इस तरह की खबरें भी आप सुनने को मिले। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी की, जिन्होंने एनसीपी अजित गुट का दामन थाम लिया है। कांग्रेस का हाथ छोड़ जिशान सिद्दीकी अब औपचारिक रूप से अजित पवार के साथ आ गए हैं। सुबह सुबह एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बुके देकर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और बांद्रा ईस्ट से उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया। 2019 में जब कांग्रेस से लड़े थे तो घड़ी साथ में ही थी, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की तरह शिवसेना उबट्टा को के प्रेशर में अपनी सिटिंग सीट दे दी है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज है। 2019 में जिशान कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीते थे और इस बार महाविकास अघाड़ी ने सीट उद्धव की शिवसेना को दे दी है। उद्धव ठाकरे ने इस सीट से वरुण देसाई को उतारा है, जिनका ये पहला चुनाव है। और महाराष्ट्र में चुनावों के बीच आरक्षण का जंग जिंदा हो गया। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से ये बताने में लगी है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। जो सत्ता में आई तो दलितों का आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है। जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाए। आरक्षण के मोर्चे पर कांग्रेस हरियाणा में बाजी गंवा चुकी है और बीजेपी की ये मुखरता महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की धड़कन बढ़ा रही है। इसीलिए कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता ये बताने लगा है कि बीजेपी आरक्षण पर भ्रम फैला रही है। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है वो उनको समझना चाहिए, जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। दरअसल आरक्षण का ये खेल राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आरक्षण खत्म करने का समय आएगा तब सोचेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी। अब इसी बयान का एक कार्यक्रम में नाना पटोले ने समर्थन किया है, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लेकर चुनावी मुद्दा बना दिया है। और यूपी के फूलपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पार्टी के फैसले के खिलाफ बगावत कर नामांकन दाखिल कर दिया। गले में गेंदे के फूलों की माला से लदे नेताजी का नाम सुरेश यादव है, जो प्रयागराज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन फूलपुर से इन्होंने पर्चा भर दिया है। साथ ही पार्टी के नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस पार्टी को लगातार इन लोगों ने बेचने का काम किया है। इनमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश पांडे, कुछ स्थानीय नेता और प्रदेश के तमाम नेता इनमें सम्मिलित है घटनाक्रम में। कोई मिली भगत, इन्होंने पूरी पार्टी को गिरवी रख के बेच दिया है पार्टी को। इससे पहले कल ही कांग्रेस ने सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को
समर्थन देने के लिए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज फूलपुर में पार्टी के नेता ने नामांकन करके नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठा दिए। अब बीजेपी मजे ले रही है। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी, गठबंधन टाएं फिस हो गया। यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है। कांग्रेस किसी भी सीट पर नहीं लड़ रही है। और उपचुनाव मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, जहां शिवराज सिंह चौहान के बेटे के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। कार्तिकेय चौहान का ये बयान एमपी की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है। गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। बुधनी में उपचुनाव हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सरपंचों के बीच प्रचार के लिए पहुंचे थे और वहां उन्होंने विपक्ष की जीत पर विकास में रोड़ा अटकाने की धमकी दे दी। कार्तिकेय के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, कार्तिकेय अभी से इस प्रकार का भाषण न दो, अपने पिता शिवराज सिंह चौहान जी से सीखो। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने इस प्रकार की भाषा का कभी उपयोग नहीं किया। आपके पिता गवाह हैं। इस धमकी का जवाब आने वाले समय में जनता देगी। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे। उनके सांसद बनने की वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इधर अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। गली गली जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी का अरविंद केजरीवाल ने त्याग किया, अब उसी कुर्सी को फिर से पाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पद यात्रा शुरू कर दी है। लेकिन उनका फोकस मुफ्त योजनाओं का प्रचार करने पर ज्यादा है। 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में, आज नहीं लगते। आज 24 घंटे बिजली आती है। सबसे सस्ती बिजली है, फ्री बिजली है दिल्ली के अंदर। दरअसल फ्री की रेवड़ी जीत का वो धारदार हथियार है जिसने आम आदमी पार्टी को पिछले 12 सालों से दिल्ली की सत्ता में बनाए रखा है। और अब अगले साल सत्ता में बने रहने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का नया एडिशन जोड़ दिया है। 7वीं रेवड़ी आने वाली है, हर महिला को 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में। यानी दिल्ली में अब तक मुफ्त पानी और बिजली मिलती थी, अब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए भी मिलेंगे। बस शर्त है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर केजरीवाल को ही बिठाना है। दिल्ली में सड़कों की रिपेयर शुरू हो गई। और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 7 दिन के भीतर पार्टी दफ्तर खाली करना होगा। पटना के 1 मिलर रोड पर मौजूद भवन से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर, पोस्टर हटने वाले हैं। बिहार के भवन निर्माण विभाग ने दफ्तर को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। राष्ट्रीय लोजपा का जो कार्यालय है, यहीं पर नोटिस चिपकाया गया था। जो कनीय अभियंता हैं भवन निर्माण विभाग के, उन्होंने कहा कि नोटिस को उनके लोगों ने फाड़ दिया है। क्या था नोटिस में? 1 सप्ताह के अंतर्गत आवास को खाली कर देना है, नहीं तो आपको बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा, यही नोटिस थी। बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस के हर एक हर्फ पर गौर कीजिए। आवास 30 मई 2006 को लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित किया गया, जिसे 23 जून 2024 को निरस्त कर दिया गया। 4 अक्टूबर 2024 को लोक जनशक्ति पार्टी को दफ्तर खाली करने का नोटिस जारी किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। यहाँ भी एक पेज है कि आवास का आवंटन लोक जनशक्ति पार्टी के नाम हुआ, जबकि मौजूदा वक्त में आवास में पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर है, जिसे बिहार का भवन निर्माण विभाग आवंटन मामले में पार्टी मानने को तैयार नहीं। भवन निर्माण विभाग ने 7 दिन की डेडलाइन दी है, जिस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। बलपूर्वक की बात करते हो तो न्यायालय का तुम अपमान करते हो। न्यायालय का हमने दरवाजा आज भी खटखटाया है और जल्द ही 1-2 दिन में 4 दिन में न्यायालय का फैसला आ जाएगा। यानी बंगले पर सियासी तपिश बढ़ने वाली है। और उत्तरकाशी में एक मस्जिद के विरोध में कल लाठीचार्ज हुआ, आज बाजार बंद हो गया। ये देवभूमि उत्तराखंड का उत्तरकाशी शहर है, जहां कल लाठीचार्ज हुआ और आज विरोध में दिवाली से पहले बाजार बंद हो गए। दरअसल कल एक मस्जिद के विरोध में जनाक्रोश रैली निकाली गई। जनाक्रोश रैली में पथराव हुआ। आक्रोशित भीड़ ने
बैरिकेड तोड़ दिए, जिसमें 27 प्रदर्शनकारियों समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद बवाल और बढ़ गया, जिसके जवाब में व्यापारी संगठन ने बाजार बंद बुला लिया। हमारे 7 या 8 पुलिस के जो हमारे जवान है, अधिकारी हैं, उनको भी छुट्टी आई है। बिल्कुल सामान्य स्थिति है और पूरा हमारा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल हिंदू संगठन उत्तरकाशी की एक मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी, जबकि जिला प्रशासन कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ और मस्जिद बहुत पुरानी है। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन हवा साफ नहीं हो पाई। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, जिसका रिमोट कंट्रोल है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के पास। आसपास कैमरों का तामझाम और दिल्ली सरकार के अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक मौजूद हैं। ड्रोन की मदद से आसमान से अब ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों पर नजर रखने की तैयारी है। ये जो ड्रोन है 200 मीटर के रेंज में जो पोल्यूशन के सोर्स हैं उनकी वो तस्वीरें लेगा। उन तस्वीरों के माध्यम से हम एनालाइज करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। दिवाली और छठ से पहले राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। यमुना का पानी भी दूषित है। हर साल यमुना की सफाई को लेकर तमाम वादे दावे किए जाते हैं, एक बड़ा बजट आवंटित किया जाता है, उसके बावजूद यमुना का हाल जस का तस बना हुआ है। प्रदूषण ने दिल्ली के अस्पतालों का लोड भी बढ़ा दिया है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और भारत से तनातनी के बीच कनाडा की ट्रूडो सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब दूसरे देशों के नागरिकों को कनाडा जाने में मुश्किल आने वाली है। अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं या पढ़ने जाना चाहते हैं, तो फिर कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी आपको झटका दे सकती है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने परमानेंट रेजिडेंट्स की संख्या में सालाना 20% की कमी का फैसला लिया है। नई पॉलिसी से वर्क और स्टूडेंट वीजा की संख्या भी सीमित होगी। पुरानी पॉलिसी के तहत सालाना 5 लाख इमिग्रेंट कनाडा आ सकते थे, जो कि साल 2025 में घटकर 3,95,000 रह जाएगी। वहीं अगले 2 साल यानी 2026-27 में 15,000 की कटौती की जाएगी। जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट के जरिए इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव की जानकारी दी। हालांकि ट्रूडो ने इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव को अस्थायी बताया है। कनाडा में अगले साल चुनाव हैं, तो वहीं अप्रवासियों की संख्या बढ़ने से कनाडा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गई है। इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव के पीछे ये भी बड़ा कारण हो सकता है। बात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां हुए आतंकी हमले से घाटी को दहशत से भर दिया है। एक बार फिर से आतंकी हमले के बाद गुलमर्ग में कई टूरिस्ट स्पॉट बंद करने पड़े हैं। गोंडोला केबल कार सेवा भी कुछ देर के लिए रोकी गई है। इधर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन, गम और गुस्सा, और गंडोला केबल कार सेवा पर ब्रेक। ये तीनों ही तस्वीर गुलबर्ग के बूटा पथरी में आतंकी अटैक के बाद उभरी हैं। या कहिए आतंकी हमले ने टूरिस्ट सीजन से पहले ही गुलमर्ग की वादियों में खौफ पैदा कर दिया है। गुरुवार को आतंकियों ने सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर की जान चली गई। आतंकी हमले में घायल 1 जवान और 1 पोर्टर का इलाज जारी है। सेना की गाड़ी पर जिस जगह हमला हुआ वो एलओसी से करीब 5 किलोमीटर दूर है। आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है। सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग के साथ जंगल के भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन PAFF ने ली है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद का ही प्रॉक्सी फ्रंट है। हम इस समय भी गुलमर्ग सेक्टर में ही मौजूद हैं और यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना ड्रोन की मदद भी इस पूरे इलाके को खंगालने के लिए ले रही है, लेकिन अभी तक हमलावरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।
शिवसेना ने गुलमर्ग और टंगमर्ग को जोड़ने वाली रोड को पूरी तरीके से सील कर दिया है। वहीं कई टूरिस्ट स्पॉट को भी बंद कर दिया गया है। आतंकी हमले को देखते हुए गुलमर्ग में गंडोला केबल कार की सेवा कुछ वक्त के लिए रोकी, जिसे चेकिंग के बाद शुरू कर दिया गया। इधर आतंकी हमले के बाद बारामूला के नौशेरा सेक्टर में मातम पसरा है। दरअसल गुलमर्ग में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 2 पोर्टर में एक मुश्ताक अहमद चौधरी बारामूला के नौशेरा के रहने वाले थे। इनकी जो रोजी रोटी थी वो यही थी और ये कोई कंफर्म जॉब नहीं था इसके लिए, तो वहाँ ये हादसा हो गया। कल रात को ही इसका जो फादर है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसको ब्लड का एक पॉइंट भी वहाँ पे। एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है यूपी के वाराणसी से। बहुत बड़ी खबर, ज्ञानवापी के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे नहीं होगा। कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। ज्ञानवापी के पूरे परिसर के सर्वे की मांग की गई थी इस याचिका में, जिस पर यह महत्वपूर्ण फैसला और साथ ही इस फैसले से झटका हिंदू पक्ष को। अगला फैसला आप लोग का क्या रहेगा? अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। क्या आधार रहा खारिज करने का? अब आधार तो पढ़ा नहीं गया, अभी नहीं बता सकते। क्या आप लोग मांग क्या थी आप लोग की? केवल यह है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूँ, पूरा आदेश पढ़ा नहीं गया है, पूरा आदेश पढ़ा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। क्या किस तरह की याचिका थी, किस मामले में सुनवाई थी, किस पे फैसला आया था, क्या मांग किया था आप लोगों ने? हमने मांग यह किया था कि पूर्व में जो एएसआई सर्वे हुआ था और जो आख्या फाइल की गई थी वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8/4/2021 के अनुपालन में नहीं था। 8/4/2021 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि एएसआई 5 लोगों की एक टीम बनाएगी, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी होगा और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सपर्ट भी मंगाया जाएगा। इन सभी लोगों के द्वारा मिल करके सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट दिया जाएगा। जबकि पूर्व में जो रिपोर्ट दी गई है एएसआई के द्वारा वो केवल एएसआई ने किया है, इस प्रकार की टीम फॉर्म ही नहीं की गई। इसलिए 8/4/2021 का जो आदेश हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कंफर्म करते हुए इस न्यायालय को आदेशित किया था कि यदि पूर्व में एएसआई की आख्या जो है वह 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो एडिशनल सर्वे के लिए कोर्ट आदेश करेगी। इस आदेश का इस न्यायालय ने मेरे अभी तक संज्ञान में जो आया है, जो ग्राउंड्स हुआ है, उसका उल्लंघन किया है और यह आदेश गलत है। आपने मांगा था कि जो वजूखाना जो सीज है उसकी भी मांग आपने की थी, 100 मीटर नीचे जाकर के मांग सर, वो भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर किया है आपकी मांग को। वजूखाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सील नहीं किया गया है, वह संरक्षित करने का आदेश दिया गया है डीएम को, और इस प्रकार संरक्षित करने से उसको सील नहीं कर दिया जाएगा। तो हिंदू पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन हिंदू पक्ष अब इस मामले में इस फैसले को चुनौती देने की बात कर रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं विरेश पांडे के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विरेश, तो कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, झटका सीधे तौर पर? निश्चित रूप से झटका लगा और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि हाईकोर्ट का दरवाजा हम खटखटाएंगे, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। 16 मई 2022 को जब हिंदू पक्ष के वकील और हिंदू पक्ष के जो वादी थे वो निकले ज्ञानवापी से, तो उन्होंने कहा कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। यानी जो वजूखाना था, वजूखाने में एक जो शिवलिंग की बात कर रहे थे हिंदू पक्ष के लोग और फाउंटेन की बात कर रहे थे मुस्लिम पक्ष को लोग, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि इसका वैज्ञानिक परीक्षण हो जाए, और वैज्ञानिक परीक्षण होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और यही हिंदू पक्ष की मांग थी। लेकिन
लेकिन आज याचिका खारिज हो गई है और हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हिंदू पक्ष हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वजूखानों को संरक्षित करने का आदेश था, वहां कोई खुदाई न किया जाए इसका आदेश था। एबीपी नेटवर्क के द सदर्न राइजिंग समिट में खास मेहमान के तौर पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए। रेवंत रेड्डी से खास बातचीत का एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। बार बार मैं कहता हूं कि एक तरीके से आप कांग्रेस के लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। कांग्रेस की राज्यों में इकाइयां हैं, वहां आप जैसा लीडर होना चाहिए। 24/7 पॉलिटिक्स करे, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की अब जगह नहीं बची है। 24/7 पॉलिटिक्स करे, बड़ी आक्रामक शैली में बात करे, यूथ को अपने साथ जोड़े। ये एक फॉर्मूला बनता है रेवंत रेड्डी फॉर्मूला, और ये मेरे ख्याल से अगर और राज्यों में भी लागू करे तो कांग्रेस का झंडा वहां भी फहराया जा सकता है। आप अपनी तारीफ सुन के क्या कहेंगे? शायद राहुल जी तो वही काम कर रहा है, 24/7 पॉलिटिक्स कर रहा है, हर दिन क्षेत्र में जा रहा है। सो जरूर वो देश की प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी गरीबी से आए, गरीबी दिखा के प्रधानमंत्री बने। मगर राहुल जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, they have sacrificed thousands of crores. They have come from very rich family. And Indira ji, Rajiv ji, they have sacrificed their lives for the country. शहीद हुए इस देश के लिए। सोनिया जी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पदवी त्याग किए। तो 6 generation they have sacrificed their money, their lives, their positions. Now जब राहुल जी डिस्क्वालीफाई हुआ था एमपी, आफ्टर 75 years, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, एवरीवन वाज रिप्रेजेंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ही डजंट हैव एनी हाउस टू स्टे। सरकार ने बंगला खाली करवाया तो राहुल जी को जाने के लिए घर नहीं था। अमीर से लेकर गरीब बन गए। मोदी जी गरीब में था, गरीब से प्रधानमंत्री बने। मगर यू कंपेयर विथ नरेंद्र मोदी जी एंड राहुल गांधी जी, जो सैक्रिफाइस किया था, दो रिचेस्ट फैमिली से लेकर पूरे स्टफ द पोर को भी आजकल हम तो इंदिरम्मा हाउस दे रहा है। राहुल गांधी जी को इंदिरम्मा हाउस भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।